प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2011 से लेके 2021 तक जितने भी पेपर हुए हैं उनमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक साथ। लेकिन ये वॉल्यूम फर्स्ट है, वॉल्यूम सेकंड भी आएगा जिसमें आपको मूल्यांकन, आकलन से संबंधित और ब्लूम की टेक्सोनोमी और बहुत सी दूसरी बातें भी साथ में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, किसी उद्दीपक के निरंतर दिए जाने से, ये सारे प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है, किस तरह से करना है ये भी ध्यान रखना। किसी उद्दीपक के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन, ध्यान रखना अस्थायी परिवर्तन है, क्या है? अधिगम है या प्रेरणा है या अभ्यस्ता है या अस्थायी अधिगम है? अस्थायी अधिगम जैसी कोई चीज़ नहीं होती और हम जानते हैं अधिगम स्थायी परिवर्तन है या फिर तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अस्थायी परिवर्तन शब्द परीक्षा में दिखे तो याद रखना अभ्यस्तता या हैबिचुएशन। अभी सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया था, पहले थर्ड ग्रेड में भी पूछा गया, रीट में पूछा गया। अभ्यस्तता या हैबिचुएशन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। किसी ने मेरे को कमेंट करके कहा था कि सर ऐसे प्रश्न आए तो हम क्या करें। देखो, समझना है आपको, न केवल शब्दों से खेलना बल्कि कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझना है। कौन सी विशेषता परिपक्वता को, किसको? परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। परिपक्वता को किससे अलग करती है? अधिगम से अलग करती है। चार ऑप्शंस हैं। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, अभ्यास पर निर्भर है, यह प्रेरकों पर निर्भर है, यह जीवन पर्यंत चलती है। तो बच्चों ध्यान रखना कैसे करना है इसको। इसमें पूछा गया कि परिपक्वता अधिगम से क्यों अलग है। इसका मतलब इन चार में से कोई एक बात ऐसी है जो परिपक्वता के बारे में है और बाकी तीन बातें ऐसी हैं जो अधिगम के बारे में है। अब बहुत आराम से कर सकते हो आप। जैसे देखिए, यह जीवन पर्यंत चलती है। क्या परिपक्वता जीवन पर्यंत चलती है? नहीं। अधिगम जीवन पर्यंत चलता है? बिल्कुल। इसका मतलब ये तो अधिगम की विशेषता है। यह प्रेरकों पर निर्भर है। क्या परिपक्वता प्रेरकों पर निर्भर है? जवाब है बिल्कुल नहीं। परिपक्वता का मतलब क्या है? आप किस तरह से बाल्यावस्था में जाएंगे, कैसे किशोरावस्था में जाएंगे, कैसे युवावस्था में जाएंगे। तो क्या क्या अगर कोई प्रेरक मोटिवेशन नहीं होगा तो हम बाल्यावस्था में नहीं जाएंगे, किशोरावस्था में नहीं जाएंगे? हम तो जरूर जाएंगे। इसका मतलब प्रेरकों पर निर्भर है, परिपक्वता नहीं बल्कि अधिगम है। यह अभ्यास पर निर्भर है। क्या परिपक्वता अभ्यास पर निर्भर है? जवाब है नहीं। लेकिन अधिगम तो अभ्यास पर निर्भर है। यानी अगर कोई अभ्यास नहीं करे तो क्या वो शेषावस्था से बाल्यावस्था में नहीं जाएगा? जाएगा। इसका मतलब जीवन पर्यंत चलती है अधिगम की प्रक्रिया, पर परिपक्वता जीवन पर्यंत नहीं चलती। प्रेरकों पर निर्भर है अधिगम, लेकिन परिपक्वता तो नहीं है। अभ्यास पर भी निर्भर है अधिगम, लेकिन परिपक्वता अभ्यास पर निर्भर नहीं है। स्वाभाविक प्रक्रिया है, ध्यान रखना, परिपक्वता स्वाभाविक प्रक्रिया है। अधिगम स्वाभाविक भी है और अधिगम अधिगम जानबूझ के किया गया भी है, इंटेंशनल भी है। तो याद रखना, केवल ये एक बात ऐसी है जो परिपक्वता के बारे में सही है, लागू है। बाकी तीनों बातें परिपक्वता के बारे में लागू नहीं है। लिहाजा कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? इसका जवाब है यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। मतलब परिपक्वता तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, जबकि बाकी तीनों बातें अधिगम की हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। अधिगम का उदाहरण है, पहला ऑप्शन है हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिनंदन करना, दूसरा है स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, तीसरा है चढ़ना भागना फेंकना 3 वर्ष से 5 वर्ष की उम्र में, या फिर उपयुक्त सभी। अगर आप हमारे बच्चे हैं, आपने हमको सुना है, तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा प्रश्न आपके लिए होगा और परीक्षाओं में आया है। देखो बच्चों, चढ़ना भागना फेंकना, क्या ये अधिगम है? जवाब है ये अधिगम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चढ़ना भागना फेंकना 3 से 5 वर्ष की उम्र में तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये अधिगम के कारण होने वाले परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये तो परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन है। हमने आपको बताया था कि परिपक्वता से होने वाले परिवर्तन अधिगम नहीं होते, और ये सब परिपक्वता के कारण होता है। यानी कोई सीखता नहीं है तो भी क्या वो भागना फेंकना चढ़ना बैठना उठना हम्म, कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा। उम्र के साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ उसको अपने आप आ जाएंगे। इसका मतलब ये तो परिपक्वता वाले परिवर्तन हैं जो अधिगम नहीं माने जाते। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, याद करें पेवलोव, भोजन को देखकर हर किसी के मुख में लार आती है।
ये एक सहज प्रतिक्रिया है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, मुंह में लार आना अनिच्छुक प्रतिक्रिया है, ऑटो रिफ्लेक्स है जिसमें हमारा कोई वश भी नहीं है। ये सीखना नहीं है, ये तो सहज प्रतिक्रिया है। अगर भोजन के साथ साथ हम कोई दूसरा उद्दीपक जोड़ दें, जैसे कि पेवलोव ने घंटी को जोड़ा था, फिर घंटी की आवाज को सुन के लार आना अनुबंध द्वारा सीखना होता है, वो अधिगम होता है। ये भी अधिगम नहीं है, ये तो सहज प्रतिक्रिया है। हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिनंदन करना ये अधिगम है, क्योंकि ऐसा हमने दूसरों का प्रेक्षण करके अवलोकन करके सीखा है। ये बेंडूरा की मॉडलिंग थ्योरी का एक एग्जाम्पल है जो परीक्षा में आया था। तो अधिगम का उदाहरण है केवल ये पहला, और बाकी दोनों अधिगम के उदाहरण नहीं है। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इस तरह से प्रश्नों को समझ के आपको करना है। अगर आप नए बच्चे हैं तो मेहरबानी करके इससे पुराने वाले वीडियोस देख के परीक्षा में जाना, और पुराने बच्चे हैं तो शेयर भी करना। फोर्थ वन, फिर एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके लिए। एक बालक जो कि एक विशेषता, जैसे एक बालक की विशेषता है, ठीक है, एक बालक जो कि एक विशेषता जैसे कि मौखिक क्षमता में, यानी एक विशेषता में उच्च या निम्न है, कोई भी विशेषता हो सकती है, बाद की उम्र में भी रहेगी। यानी उसमें कोई एक विशेषता है, वो हाई है या फिर लो है। तो हाई है तो हमेशा हाई रहेगी, कम है उसमें वो बात तो हमेशा ही कम रहेगी। यह बयान किस पर बल देता है? प्रारंभिक अनुभव पर, या वातावरण पर, या आनुवंशिकता पर, या आनुवंशिकता व वातावरण दोनों पर? तो बच्चों ध्यान रखना, क्या पूछा गया है, क्या पूछना चाहता है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या शब्दों के खेल है, समझना। एक बालक में कोई एक विशेषता है, जैसे उसकी उच्च मौखिक क्षमता विशेषता है, वो बच्चा है तब भी है, और जब बहुत बड़ा होगा तब भी रहेगी। इसका मतलब इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि वो कौन से वातावरण में रह रहा है, उसमें तो वो बात इनेट है, जन्मजात है, जेनेटिकली है, आनुवंशिकता के आधार पे है। अगर आनुवंशिकता के आधार पे नहीं होती, वातावरण भी इसमें रोल निभाता, तो बाद में अगर उसको वातावरण दूसरा मिलता तो हो सकता है वो वाली विशेषता कम या ज़्यादा हो जाती। लेकिन यहाँ तो कहा गया है कि अगर वो उच्च है तो उच्च ही रहेगी, और निम्न है तो निम्न भी बाद की उम्र में रहेगी। इसका मतलब उस पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यहाँ राइट आंसर हो गया आनुवंशिकता। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, यही सिलेक्शन दिलवाते हैं, और हमारे बच्चे इनको बहुत समझ के करते हैं। मेहरबानी करके आप भी ऐसे ही हमें समझें, तब हमें अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने व नए धारणाएं व अनुभव में संतुलन की क्रिया है, किसकी क्रिया है? संतुलन की क्रिया है। इसको क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन बोलेंगे, एकोमोडेशन बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे, या डिस इक्विलिब्रियम बोलेंगे? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, नए व पुराने में संतुलन पैदा होता है। तो मैं आपको बता चुका हूं, आप याद रखना। एक तो 5 बातें वो याद रखना। सबसे पहले एसिमिलेशन, 2 नंबर पे एकोमोडेशन, 3 नंबर पे इक्विलिब्रियम संतुलीकरण, साम्य धारण हिंदी में कहते हैं, 4 नंबर पे न्यू सिचुएशन अगर आती है तो नई परिस्थिति, और अगर नई परिस्थिति आती है तो फिर 5 नंबर पे हो जाएगा डिसइक्विलिब्रेशन, और फिर 6 नंबर पे एकोमोडेशन। एसिमिलेशन क्या था? हमारे दिमाग में कोई स्कीमा है, कोई पूर्व अनुभव है, और बाद में कोई नया अनुभव, पूर्व अनुभव हमारे दिमाग में है, वो अंदर है। जैसे कि एक बच्चे ने चिड़िया को देखा तो माँ ने बोला चिड़िया, उसने चिड़िया की तमाम स्कीमा अपने दिमाग में फिट कर ली, चिड़िया के बारे में सारा नॉलेज उसके अंदर है, उसने स्कीमा बना ली बर्ड। ये एसिमिलेशन हुआ। लेकिन बाद में बाहर दूसरी चीज़ें भी वो देखता है जो उसके अंदर नहीं है, तो बाहर वालों को ही वो बदल के अपने वाली में जोड़ देता है, अपने वाली में इंक्लूड कर देता है। जैसे उसने देखा एरोप्लेन को, तो एरोप्लेन को देखते वो क्या बोलता है? बर्ड। तो एरोप्लेन को बर्ड बोलना भी एसिमिलेशन है, क्योंकि वो उसी में ऐड कर रहा है, उसी में फिट कर रहा है, उसी में इंक्लूड कर रहा है, उसी में शामिल कर रहा है। अपने वाले जो बर्ड की स्कीमा थी उसमें कोई बदलाव नहीं कर रहा, अपने अनुभव में बदलाव नहीं कर रहा, बल्कि बाहर वाला जो एरोप्लेन का अनुभव है उसको इंटरप्रेट करके या बदल के अपने में जोड़ रहा है, क्योंकि वास्तव में वो है तो अलग, है ना। तो यहाँ उसने उसी में जोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं हुई, संतुलन हुआ। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। लेकिन बाद में जब उसने बार बार देखा, किसी ने बताया या एरोप्लेन नीचे आया, तो दूसरी चीज़ें उसकी अलग थी। इसके कारण से एक नई सिचुएशन पैदा हुई, और फिर होता है असाम्य धारण, डिसइक्विलिब्रियम,
और फिर वो नई स्कीमा एरोप्लेन की बनाता है, वो है एकोमोडेशन। तो पियाजे का ये बहुत ही शानदार कुछ शब्दावलियां हैं जिन पे जरूर प्रश्न आता है। यहाँ ध्यान दें, पुराने व नए धारणाएं हालांकि अलग अलग हैं, पर उसने अपनी पुरानी में ही नई धारणाओं को संतुलन कर लिया, संतुलित कर लिया, इसका मतलब उसी में जोड़ा उसने। तो ये होगा दरअसल इक्विलिब्रियम। ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम हिंदी में संतुलन को भी, हिंदी में संतुलन भी बोलते हैं इसको, और साम्य धारण भी बोल सकते हैं, या कुछ और भी आ सकता है, लेकिन इंग्लिश के टर्म याद रखना, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम, न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रियम और एकोमोडेशन। इंग्लिश वाले शब्द याद रखना। नेक्स्ट, ये सारे परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है, और इनके ऑथेंटिक आंसर हैं, चिंता नहीं करना है। अगला प्रश्न है, अनुभूति बच्चे व वातावरण के मध्य अंतर क्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। अनुभूति का मतलब, अनुभव का मतलब नॉलेज ही है, यानी नॉलेज कैसे विकसित होता है, ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, दो चीजों से। एक तो बच्चे के खुद के और उसके वातावरण के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो अगर कंटिन्यू चलता रहे तो उससे फिर अनुभव बनता है, ज्ञान बनता है। ये कौन सा सिद्धांत है? थॉर्नडाइक का, पियाजे का, टोलमैन का, या फिर कोहलर का? टोलमैन का संकेत अधिगम, कंफ्यूज नहीं होना है, टोलमैन का संकेत अधिगम, टोलमैन की साइन लर्निंग को हिंदी में कहते हैं। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब आएगा बच्चे और वातावरण में अंतःक्रिया से ज्ञान का निर्माण, पियाजे की महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं आपको, पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ही इंटरेक्शनिस्ट हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ही अंतरक्रियावादी मनोवैज्ञानिक हैं, और यही बात यहाँ परीक्षा में पूछ ली गई थी कि अंतरक्रिया की बात कौन करते हैं, तो पियाजे भी करते हैं, वाइगोत्स्की भी करते हैं। आप बोलेंगे साहब पियाजे तो स्वयं खोज द्वारा ज्ञान के निर्माण की बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तभी तो व्यक्तिक निर्मितवाद के भी जनक हैं, लेकिन साथ में अंतरक्रिया की बात भी तो करते हैं। तो पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पेवलव के प्रयोग में कुत्ता प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनकर लार टपकाता है, इस फेनोमिना को क्या कहते हैं? विलोपन, या बिना शर्त प्रोत्साहन, या अनुकूलित उत्तेजना, या तत्परता? ये सवाल जब आया था परीक्षा में तो केवल हमारे बच्चे इसको सही करके आए थे। आपने अगर हमसे पेवलोव सुना है तो निश्चित रूप से याद आ गया होगा, कदमों की आहट पे लार गिराना। तो देखो पेवलोव ने क्या किया, कुत्ते के सामने भोजन रखा, कुत्ते ने लार गिराई, अगली बार भोजन के साथ घंटी को एसोसिएट कर दिया, तो कुत्ते ने, यहाँ पे एक पिछली वीडियो की एक बात मेरे को याद आ गई। जब भी ऐसा प्रश्न आए परीक्षा में ध्यान रखना कि पेवलोव के प्रयोग में या पावलवी अनुबंध में या शास्त्रीय अनुबंध में एसोसिएशन या साहचर्य किसके बीच में होता है, तो दो उद्दीपकों के बीच में होता है, ऐसा हमने आपको बोला था, लेकिन हमने उसमें गलत आंसर, गलत राउंड कर दिया था। तो याद रखना, उद्दीपक, दो उद्दीपक कौन कौन से थे? एक तो ध्वनि और लार। तो एसोसिएशन या साहचर्य किस में होता है, तो आप बोलेंगे, माफ करिए फिर मैं लार बोल रहा हूँ, दो उद्दीपक कौन से थे? एक तो ध्वनि और दूसरा भोजन। तो अगर ऐसा प्रश्न आए कि पावलोव के सिद्धांत में साहचर्य किस में बनता है, तो दो उद्दीपकों में बनता है, ध्वनि प्लस भोजन। तो उसमें तीसरा ऑप्शन राइट था, ध्वनि और भोजन, इनमें तो बनता है एसोसिएशन, क्योंकि दो उद्दीपक यही तो हैं। ध्वनि अनुबंधित उद्दीपक है, भोजन अनानुबंधित उद्दीपक है। ध्वनि को इंग्लिश में CS कंडीशनड स्टिमुलस बोलते हैं, भोजन को इंग्लिश में अनकंडीशनड स्टिमुलस बोलते हैं। ध्वनि के कारण जो लार आती है उसको CR बोलते हैं, कंडीशनड रिस्पॉन्स बोलते हैं, और भोजन के कारण जो लार आती है उसको अनानुबंधित अनुक्रिया या फिर अनकंडीशनड रिस्पॉन्स या फिर UR बोलते हैं या UCR बोलते हैं। बात समझ में आई? लेकिन अगर पूछ लें पावलों में अनुबंध किस किस के बीच में बनता है, तो अनुबंध तो भोजन का टूट गया, ध्वनि का बना, ध्वनि और लार। अनुबंध किस में बना, तो बोलेंगे ध्वनि और लार। एसोसिएशन किस में बना, साहचर्य किस में बना, तो बोलेंगे दोनों उद्दीपकों में, एक तो ध्वनि और दूसरा भोजन। तो उसको करेक्ट कर लेना बच्चों। यहां महत्वपूर्ण बात देखिए आप, फिर जब भी ध्वनि, जब भी साउंड होता है, जब भी घंटी बजती है, कुत्ता लार गिराता है, तो अनुबंध बन गया, अनुबंध के द्वारा सीख गया। पहले भोजन को देख के उसने लार गिराई, ये सीखना नहीं है, ये तो सहज प्रतिक्रिया है। सीखना तो घंटी के कारण से लार का गिराना है। और बाद में क्या होता है, जब जब वो पेवलोव आते हैं या कोई दूसरा ट्रेनर आता है, तो कदमों की आहट सुनते ही कुत्ता लार गिराने लग जाता है। इसका मतलब उसका जो रिस्पॉन्स है वो कदमों की आहट से भी कंडीशनड हो गया, उससे भी अनुबंध हो गया ना। यहाँ यही सवाल पूछा है कि साहब कदमों की आवाज सुनकर कुत्ता लार टपकाता है, इसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, विलोपन तो ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि विलोपन में तो लार का आना बंद हो जाएगा, इसलिए विलोपन नहीं होगा। तत्परता अपने आप में कोई बात है ही नहीं, थॉर्नडाइक की बात है। अब बिना शर्त प्रोत्साहन, देखो हिंदी के शब्द किस कदर, ये जब परीक्षा में आया था तो हिंदी वाले तो खत्म हो गए थे। बिना शर्त प्रोत्साहन का मतलब समझते हैं आप? बिना शर्त प्रोत्साहन होता है अनकंडीशनड स्टिमुलस। UCS को बोलते हैं बिना शर्त प्रोत्साहन, या US को बोलते हैं। और US क्या था? US तो भोजन था।
तो बिना शर्त प्रोत्साहन तो भोजन है। यहाँ पूछा है लार टपकाना, और लार भी कैसे टपकाना, कदमों की आहट से। तो लार जब टपकती है तो वो क्या है, वो अनुबंधित अनुक्रिया है। तो अनुकूलित या अनुबंधित एक ही बात है ना, तो इसका सही जवाब होगा अनुकूलित अनुक्रिया, न कि अनुकूलित उत्तेजना। लेकिन जिस बेवकूफ ने पेपर बनाया उसने ऑप्शन दिया था अनुकूलित उत्तेजना। लेकिन इंग्लिश में जिन बच्चों ने पढ़ लिया, मतलब हमारे जो बच्चे थे, उन्होंने CR पढ़ लिया, कंडीशनड रिफ्लेक्स, और इसको सही करके आ गए और वो सेलेक्ट हो गए, तो शिक्षक बने हुए हैं आज। लेकिन जो बेवकूफ़ थे, हिंदी हिंदी से पढ़ने वालों से पढ़ते थे ना, वो इसको भी नहीं करके आए, और उनको पढ़ाने वाले कहते थे साहब बोनस दिलवाएंगे। आज तक तो बोनस मिला नहीं, उनकी नौकरी हो गई 10 साल की। तो अनुकूलित उत्तेजना गलत था हिंदी में, लेकिन पेपर में ऐसा कैसा लिखा मिला है, आप देख लेना, चेक कर लेना। वास्तव में CR राइट आंसर है। यानी लार का गिराना, चाहे कदमों के आट से गिराए, चाहे घंटी की आवाज़ सुन के गिराए, लार तो CR है। बोलिए है, लार UR भी है, लेकिन भोजन वाली लार तो UR आती है, लेकिन कदमों की आहट या घंटी को सुन के जो लार आती है वो CR है, और यहाँ CR आंसर है। हिंदी में गलत लिखा है, फिर भी ऑप्शन नंबर 3 अनुकूलित उत्तेजना इसका आंसर होगा। हालांकि उत्तेजना के स्थान पे अनुकूलित प्रतिक्रिया सही जवाब है, लेकिन इंग्लिश में कंडीशन रिफ्लेक्स था। आपको पता है ना, अभी भी आप परीक्षा में जाओ तो जरूर देखना, जहां कंफ्यूजन हो, इजी हो तो मत देखना, लेकिन जहां कंफ्यूजन हो इंग्लिश वाला टर्म देखना, तो वारे नरे हो जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट, अगला 8वां प्रश्न देखिए। जब ये आया था तो लोगों को समझ में नहीं आया था। एक प्राथमिक साधन जिससे ईगो इड पर आच्छाद रहता है। 4 ऑप्शन है, सुपर ईगो, आमोद सिद्धांत, प्लेजर प्रिंसिपल, द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट, दबाव। और ये जब आया तो जिन बच्चों ने इंग्लिश वाला टर्म नहीं देखा वो किसी भी सूरत में सवाल को नहीं कर पाए। वास्तव में क्या पूछा गया है, यानी ईगो, ईगो इड को कंट्रोल कर लेता है। इड क्या है, इड में वो अनैतिक इच्छाएं हैं, इरेशनल इच्छाएं हैं, जिनमें किसी और को तकलीफ देते हैं, पर खुद का मन हो गया तो हो गया साहब, मन हुआ तो हुआ, चाहे कोई दूसरा तकलीफ दुख पाए तो पाए, हमको तो करना है, क्योंकि इड में प्लेजर प्रिंसिपल है, इड में खुद का सुख है, खुद का आनंद है। इसीलिए तो इड डेविल इन ए मैन है, इंसान के रूप में शैतान है, राक्षसी प्रवृत्ति है, आसुरी प्रवृत्ति है। तो दूसरों को दुख देने वाली प्रवृत्ति में इंसान कितना बोझ जा सकता है, लेकिन ईगो भी तो है, ईगो कंट्रोल करता है। और कैसे कंट्रोल करता है ईगो, तो आपको पता है ना, कि वो तमाम अनैतिक इच्छाएं, वो तमाम अतार्किक फैंटेसी, वो तमाम दूसरों को दुख देने वाली बातें हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और वो रिप्रेस हो जाती हैं और अचेतन में चली जाती हैं। इस कारण से ईगो इड पर कंट्रोल कर लेता है। इसी कारण इड तो वो बेलगाम घोड़ा है जो हमें कहीं भी डुबो सकता है, गिरा सकता है, लेकिन ईगो रूपी राइडर, ईगो रूपी लगाम है जो हमें जीवन में आगे आराम से बढ़ाती है। बात समझ आ रही है बच्चों? तो ईगो ने इड पर कंट्रोल किया, उसके पास क्या हथियार था, उसके पास हथियार था रिप्रेशन का, दमन का। यहाँ दमन कहीं भी नहीं है, लेकिन जिन बच्चों ने दबाव को इंग्लिश में देखा, इस प्रश्न को इंग्लिश में लिखा हुआ था रिप्रेशन, और जिन बच्चों ने रिप्रेशन देख लिया, एक झटके में आंसर कर दिया दबाव, और उनको जॉब मिल गया। तो दबाव इसका सही जवाब है। हालांकि ये टर्म्स हिंदी हिंदी में वो करते हैं ना, गलत करते हैं, दमन होना चाहिए था, पर दमन नहीं है, दबाव है। लेकिन इंग्लिश में रिप्रेशन लिखा हुआ है बाकायदा उस पेपर में, शायद 2012 का पेपर है ये। ओके, तो इसका सही जवाब हो गया दबाव। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या मेरे कॉन्सेप्ट हैं, कैसे शब्दों से आपको खेलना है। थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद मेरे पास वापस चैनल पे आना, और इस बार आप और बाकी लोगों को, दोस्तों को, सबको लेके आना। हम आपको बनाएंगे फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक, और भी बहुत कुछ। चलिए, फिर एक सवाल। ये सवाल दरअसल हमारी बुक जिन बच्चों ने ली है वो ट्रस्ट करके लिए अपनी बुक, इसलिए हम ऐसी बातों का ध्यान रखते हैं। उसमें मिस प्रिंट आंसर है, आपको देखना है क्या है। देखिए, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें 4 बातें, इदम व परम अहम के बीच संतुलन होता है, इदम व अहम के बीच संतुलन होता है, अहम व परम अहम के बीच संतुलन होता है, या मजबूत अहम बनता है। तो ध्यान देना बच्चों, 2 बातें, इड ईगो सुपर ईगो। ध्यान रखना, इड ईगो और सुपर ईगो, ये तो सबको पता है ना। इड में जहां इड ईगो पर हावी हो जाए, अगर इड ईगो पर हावी हो गई तो फिर अनैतिक इच्छाओं का बोलबाला हो जाएगा, और इंसान असामाजिक बन जाएगा, आक्रामक बन जाएगा, दुख देने वाला बन जाएगा।
राक्षसी प्रवृत्ति वाला बन जाएगा ना। और जहां सुपर ईगो ईगो पर हावी हो जाता है, सुपर ईगो क्या है, जिसमें खुद का सेक्रीफाइस, औरों के लिए जिंदगी, बस खुद कुर्बान, अपना अपने आप को मिटा देना, लुटा देना। जब इंसान खुद को मिटा देता है, लुटा देता है औरों के लिए, तो फिर क्या होता है, इसका परिणाम भी अच्छा नहीं होता और इसमें इंसान विक्षिप्त बन सकता है, विक्षिप्तीकरण में जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि इड का ईगो पर हावी होना भी खराब है और सुपर ईगो, इड का ईगो पर हावी होना भी खराब है और सुपर ईगो का ईगो पर हावी होना भी खराब है, क्योंकि इससे असामाजिक आक्रामक बनता है, राक्षसी प्रवृत्ति आती है और इससे व्यक्ति पागल हो सकता है, विक्षिप्त हो सकता है। तो फिर ईगो इन दोनों पे बैलेंस करे। अब देखिए, चार जो ऑप्शन है, इसमें इदम व परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन वास्तव में दूसरा ऑप्शन इदम व अहम के बीच, केवल इदम व अहम के बीच संतुलन कर लेंगे तो बात पूरी नहीं होगी। वैसे ही ईगो और सुपर ईगो के बीच संतुलन कर लेंगे तो भी बात पूरी नहीं होगी। इसका बेस्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। और ऑप्शन नंबर 4 बोलता है मजबूत अहम को बनाया जाता है। मजबूत अहम अपने आप में पूरी बात है, बाकी तीनों अधूरी बातें हैं। पूरी क्यों है? क्योंकि मजबूत अहम तभी बनेगा, ईगो मजबूत कब बनेगा, जब वो इड पे भी कंट्रोल करे और सुपर ईगो पे भी कंट्रोल करे। तो दोनों पे कंट्रोल करने करने वाला संतुलित व्यक्तित्व है और ये काम तब होगा जब व्यक्ति का ईगो मजबूत बनेगा। तो प्यारे बच्चों, करेक्शन कर लेना, बुक में भी अभी चेंज कर लेना ताकि आगे भी आपको दिक्कत नहीं आए। मजबूत अहम बनाया जाता है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, सारे प्रश्न बढ़िया हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। देखो, कीवर्ड्स पकड़ना है। वंशक्रम महत्वपूर्ण मानेंगे, साथ में किस में मानेंगे? संज्ञानात्मक विकास में मानेंगे, क्योंकि अगर आप एक चीज भूल जाओगे तो प्रश्न सही नहीं होगा। पहली बात है शारीरिक संरचना के विकास को, दूसरा मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, तीसरा सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑटो रिफ्लेक्सेस। तो ध्यान देना सभी को, तो इसमें ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। वंशक्रम, क्या शारीरिक संरचना के विकास में वंशक्रम का रोल होता है? जवाब है यस। क्या हमारा मस्तिष्क जो है, हमारी जो एबिलिटीज हैं, उनमें हमारे जीन्स का, जेनेटिक्स का, आनुवंशिकता, हेरिडिटी का, वंशानुक्रम का रोल होता है? यस। ध्यान रखने वाली बात क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, कि वंशक्रम का रोल होता है। अगर ये पूछते तो सभी आंसर आ सकता था, लेकिन साथ में संज्ञानात्मक विकास भी दे दिया। तो शारीरिक संरचना से संज्ञानात्मक विकास का कोई वास्ता नहीं है। आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या ये आपके सोचने, समझने, परसीव करने, समस्या समाधान करने की एबिलिटी पे प्रभाव डालता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वंशक्रम के साथ साथ संज्ञानात्मक बात भी हमको देखनी है, और इसका सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि संज्ञानात्मक का मतलब है मस्तिष्क, ब्रेन। ठीक है, 11th। और इस तरह के प्रश्न आते हैं, मैंने आपको बताया था, जेंडर बाइस, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक रूढ़िबद्धता, जेंडर काउंटर, बहुत सी बातें हैं, डिटेल में फिर पढ़ेंगे, अभी तो परीक्षा सामने है, अभी आप इतना ही समझ लें। लैंगिक समता के विपरीत है जेंडर इक्विटी। जनरली जेंडर इक्विटी और इक्वलिटी को हम सेम मानते हैं, हालांकि इनमें बहुत फर्क भी है, तो ये माइनर बात फिर कभी बताएंगे आपको, अभी इससे काम चल जाएगा आपका। लैंगिक समता के विपरीत, यानी लैंगिक समता या लैंगिक समानता की बात करें और लैंगिक रूढ़िबद्धता की बात करें, तो लैंगिक रूढ़िबद्धता तो जो सदियों से चली आ रही बातें हैं वो हैं, जिसमें महिलाओं को अलग और पुरुषों को अलग माना जाता है, जिसमें कहा जाता है कि लड़कियां घर के काम करेंगी और लड़के या पुरुष बाहर के काम करेंगे। ठीक है, लड़के पुरुष रोते नहीं है, वो सारी बातें हैं इसमें। ठीक है, कल्चरल एक्टिविटीज़ में लड़कियां हैं, स्पोर्ट्स में पुरुष हैं, ड्राइवर पुरुष है, हेडमास्टर पुरुष है ना, चेयरमैन पुरुष है। वो सारी की सारी लैंगिक रूढ़िबद्धता की बातें हैं, और किसी एक का पक्ष लेना, लड़की या लड़के का, वो जेंडर बायस हो गया। ठीक है, अब जेंडर या लैंगिक समता, एक तो चीज़ मैं आपको बता दूं, सेक्स और जेंडर का फर्क आपको पता है ना। सेक्स तो होता है बायोलॉजिकल, कोई लड़का या कोई लड़की है, बायोलॉजिकली सेक्स है, और जेंडर होता है सामाजिक, कोई लड़का है तो ये काम करेगा, लड़की है तो ये काम करेगा, इसको बोलते हैं जेंडर। ठीक है, जेंडर को, अब लैंगिक शब्द है, दरअसल हिंदी में वो सेक्स के लिए भी आता है और जेंडर के लिए भी आता है, पर यहाँ जेंडर है ये। तो जेंडर इक्विटी के विपरीत क्या है, मतलब कौन सी एक बात ऐसी है जो महिला पुरुष को समान मानने के खिलाफ है? तो वो एक बात हमको पकड़नी है चार में से। इसका मतलब तीन बातें महिला पुरुष दोनों की होंगी और एक बात केवल किसी एक की होगी।
पहली बात है, विद्यार्थियों को बताएं कि रूढ़िबद्ध नियमों में सफलता। अब देखो, शब्दों में आपको फंसा सकते हैं, तो आप इसमें नहीं जाएंगे कि साहब रूढ़िबद्ध सफलता क्या होती है, विद्यार्थी प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये नहीं देखना है। यहाँ क्या देखना है आपको, यहाँ देखना है कि विद्यार्थियों की बात की जा रही है और विद्यार्थी में लड़के लड़की दोनों हैं। दूसरे ऑप्शन में लड़के लड़कियों में शारीरिक कौशलों के विकास की संभावित क्षमता समान होती है, तो यहाँ भी लड़के और लड़कियों को समान माना गया है, यहाँ भी लड़के लड़कियों को समान माना गया है। चौथे ऑप्शन में लड़के व लड़कियों को अंतरक्रिया के सामाजिक तरीके सिखाएं सिखाना, इसमें भी लड़के लड़कियों को समान माना गया है। तीसरा ऑप्शन देखिए, जिसमें केवल लड़कों की बात की गई है कि लड़कों को समस्याओं के समाधान की योग्यता पर आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सहयोग देना। इसका मतलब चौथे में दोनों हैं, पहले में दोनों हैं, दूसरे में दोनों हैं, तीसरे में केवल लड़कों की बात की गई है और ये लैंगिक समता के विपरीत है। कितना आसानी से कर पाए हो आप इस बात को, समझ में आ गया? तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, और ये देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान विषय को समझने के लिए उपयुक्त नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर समझना होगा आपको, कोई 6ठी 7वीं 8वीं क्लास की बात की जा रही है, तो लगभग 9 10 11 12 वर्ष का बच्चा होगा। तो क्या ठीक नहीं है, प्रेक्षण कर अवलोकनों को रिकॉर्ड करना, क्या किसी चीज़ को ध्यान से देखना और ऑब्जर्वेशन करना फिर उसको लिखना, रिकॉर्ड करने का मतलब लिखना है, अच्छी बात होती है विज्ञान में। और 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे ऐसा कर सकते हैं, ऑब्जर्व करके चीज़ों को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अच्छी बात है। ग्राफ बनाना, रेखा चित्र बनाना, बिल्कुल अच्छी बात है। वास्तविक अनुभव प्रदान करना, बहुत अच्छी बात है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रदान करना। अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना, ये दरअसल बड़े बच्चों की बात है। ये पियाजे की चौथी स्टेज और किशोर अवस्था में अमूर्तता आती है, उससे पहले अमूर्तता नहीं आती, क्योंकि बाल्यावस्था तक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज तक तो केवल मूर्त रूप से ही समझते हैं। तो अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना, ये मिडिल क्लास के बच्चों के लिए अच्छी बात नहीं है, उसके बाद अमूर्तता की चीज़ें आएंगी। तो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक भी होता तो हम चौथे ऑप्शन के साथ ही जाते। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत कंफ्यूज था बहुत से लोगों को। सृजनशीलता के पोषण हेतु विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित या लक्ष्य केंद्रित या कार्य व लक्ष्य दोनों केंद्रित या पुरस्कार केंद्रित। तो पुरस्कार केंद्रित तो कभी नहीं रखना चाहिए। क्रिएटिविटी की बात की जा रही है, तो क्रिएटिविटी में कार्य पे फोकस किया जाना चाहिए या गोल पे फोकस किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर है, सही जवाब है बच्चों, याद रखना, कार्य केंद्रित। पहले किसी भी बुक में अगर लक्ष्य केंद्रित है तो उसको तुरंत क्रॉस कर देना और कार्य केंद्रित लिख देना। सृजनात्मकता का पोषण होता है कार्य केंद्रित से। देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है गोल आपके सामने, ठीक है, एक होता है प्रोसेस। तो गोल की तरफ हम जाएंगे और एक प्रोसेस में हम आनंद लेंगे, तो बोलिए बेहतर कौन सा होगा? प्रोसेस बेहतर होगा हमेशा। और सृजनात्मकता में तो खास बात है, क्योंकि एक गोल एक लक्ष्य हो गया तो फिर वही तो आपका अभिसारी हो गया। वो तो एक निश्चित लक्ष्य है, बस वहाँ से पाने के बाद आप आउट ऑफ द बुक्स थिंकिंग कर ही नहीं सकते। कोई भी एग्जाम्पल लें, जैसे आपने एक एग्जाम्पल लिया कि मेरे को अगले 2 महीने में 10 किलो वेट लूज करना है, 10 किलो वेट घटाना है, ये आपने गोल बना लिया, लक्ष्य बना लिया, ठीक है। एक आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे मैं रोज 1 घंटे जिम में एक्सरसाइज करूंगा, भाग दौड़ करूंगा या करूंगी। तो रोज 1 घंटे आप एक्सरसाइज करने का शुरू करते हैं, ये प्रोसेस है, और एक 10 किलो वेट करने का आपका लक्ष्य है। तो अगर आप रोज जल्दी उठ के जिम में जाने की आदत डाल लेंगे तो 10 किलो ही नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ज़्यादा बेहतर हुआ, ये लार्ज गोल मिलेगा, इससे बड़ी चीज़ मिलेगी। और एक आपने ये लक्ष्य किया तो बस ये लक्ष्य तक ही आप सीमित रह जाएंगे। और सृजनात्मकता की खास बात है कि वो पिन पॉइंटेड नहीं होती, वो तो डाइवर्जेंट है, वो तो आउट ऑफ द बुक्स है, वो तो चारों दिशाओं में जाती है, वो तो प्रोसेस की बात करती है। इसका मतलब प्रोसेस में फोकस करना सृजनात्मकता की खास बात है, ध्यान रखना इस बात को, लक्ष्य खास बात नहीं है। नेक्स्ट, बहुत अच्छा प्रश्न है। शिक्षण के बारे में सही नहीं है, यहाँ शिक्षण है, टीचिंग है, न कि लर्निंग। सही नहीं है। शिक्षण में सुधार संभव है, क्या शिक्षण में सुधार संभव है? बिल्कुल संभव है। शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक दोनों होते हैं, बिल्कुल होते हैं। शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है, बिल्कुल है। शिक्षण अनुदेशन है, कभी नहीं। क्यों नहीं? अनुदेशन इंस्ट्रक्शन क्या होता है पता है आपको? अगर अनुदेशन की बात करें, अनुदेशन का मतलब होता है सीधे सीधे एक गुरुजी जो निर्देश देते हैं उनको बच्चा फॉलो कर लेता है। फॉलो करने का मतलब बच्चा उनको सुन लेता है, रिसीव कर लेता है। बच्चा अनुदेशन में पैसिव हो जाता है, एक्टिव नहीं रहता। और कोई भी ऐसा शिक्षण शिक्षण नहीं है जिसमें बच्चा एक्टिव नहीं हो, बच्चे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता अनुदेशन में। अनुदेशन शब्द ही ऐसा है जिसका मतलब यह है कि गुरुजी तो पढ़ाएंगे, बच्चा सुनेगा। तो शिक्षण अनुदेशन कभी नहीं करना है।
ठीक है, ये बात गलत है, इसलिए सही नहीं है अनुदेशन, क्योंकि अनुदेशन में बच्चा सक्रिय नहीं रहता, वो तो केवल सुनता है। नेक्स्ट, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए उपयुक्त है वीडियो निरूपण, वीडियो सिमुलेशन, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, या फिर सभी। तो प्यारे बच्चों, वीडियो निरूपण, आप इसको अगर नहीं समझे तो आपका ये प्रश्न गलत हुआ था, परीक्षा में आया था, पता है आपको। वीडियो निरूपण में क्या होता है कि हम एक एक कृत्रिम वातावरण में कोई चीज़ सीखते हैं तो उसको पहले ही आभासी रूप में सीख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, पायलट को ट्रेनिंग देने से पहले और एक्चुअल विमान चलाने से पहले उसको एक तरीके से वो विमान चलाने को देते हैं उसी परिस्थिति में कि लगता है कि वास्तव में चला रहा है। तो एक ट्रेनिंग का जरिया है, लेकिन बड़े लोगों का है। प्रदर्शन भी छोटे बच्चे ज़्यादा नहीं समझते, बड़े लोग समझते हैं। खुद के द्वारा एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के द्वारा बच्चा सीखता है, वो बेस्ट होता है, प्राइमरी के लिए भी और मिडिल के लिए भी। आगे भी ये महत्वपूर्ण है, लेकिन आगे दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, 16वां प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाएं क्या कहलाती हैं? द्वंद्व, चिंता, कुंठा, दबाव। तो इसका सही जवाब है कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व। परिहार, परिहार ध्यान है ना आपको, कूटलेविन, उपागम, परिहार। द्वंद्व में एक साथ दो इच्छाएं, द्वंद्व समास भी पता है आपको, दिन रात, राजा रानी, ठीक है ना। एंग्जाइटी, चिंता, कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, दबाव, रिप्रेशन या स्ट्रेस। तो यहाँ पे द्वंद्व राइट आंसर है। बहुत बढ़िया प्रश्न ये, इससे मुझे बहुत प्रेम है और हर बार ये सवाल आता है। देखो, आपको पता है वस्तुनिष्ठता क्या होती है? वस्तुनिष्ठता का मतलब ये होता है कि कोई भी जांचे, परिणाम वही रहता है, यानी जांचने वाले अलग अलग होते हैं फिर भी परिणाम नहीं बदलता, वो वस्तुनिष्ठता है। वो क्या है? वस्तुनिष्ठता है। और वैधता, जिस उद्देश्य के लिए आपने परीक्षण बनाया है वही अगर उसमें पूरा हो रहा है तो वैधता है। लेकिन विश्वसनीयता क्या है? याद रखना, विश्वसनीयता में अलग अलग समय पर सेम रिजल्ट मिले, एक बच्चे के नंबर अलग अलग समय पर सेम आए, प्राप्तांक सेम रहे, उसको बोलते हैं विश्वसनीयता। इसलिए विश्वसनीयता परीक्षण पुनः परीक्षण है। इसकी तीन विधियां हमने आपको बताई ना, टेस्ट, रिटेस्ट, स्प्लिट हाफ, अर्ध विविक्ता, अर्ध बताया था। तो विश्वसनीयता में क्या होगा? अलग अलग समय पर समय बदलेगा पर परिणाम वही रहेगा। लेकिन खास बात, परीक्षा में एक शब्द याद रखना, ये हमने 2000 पता नहीं कब 12, 13, 14 में बोला था, उसके बाद ऐसी कोई परीक्षा हुई नहीं जिसमें कंसिस्टेंसी वाली बात नहीं आई हो। तो विश्वसनीयता जब भी पूछेंगे, इंग्लिश में एक शब्द याद रखना, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी बार बार वही परिणाम रहे। जैसे पहले कहते थे ना कि साहब, अभी जैसे टेस्ट मैच में पुजारा कंसिस्टेंट बैट्समैन, विश्वसनीय बल्लेबाज हैं पुजारा, पहले कहते थे द्रविड़ विश्वसनीय बल्लेबाज हैं, क्योंकि वो हर बार उतने ही रन बनाते थे, मतलब हर बार वो कोहली के लिए कहते थे कि साहब विश्वसनीय है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अलग अलग समय पर वही रिजल्ट रहे, उसको बोलते हैं विश्वसनीयता। तो कंसिस्टेंसी शब्द याद रखना, स्थायित्व शब्द याद रखना। यहाँ पे चार ऑप्शन, ये पिछली बार से रीट में आया था अभी ये सवाल, कि विश्वसनीयता से क्या आशय? निर्देशों की वस्तुनिष्ठता नहीं, मापन का उद्देश्य नहीं, गणना की समरूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्कोरिंग है, और प्राप्तांकों की बारंबारता। और इसमें प्राप्तांक हिंदी में देखो फिर बारंबारता लिख दिया, लेकिन इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। इंग्लिश में पता है क्या था पेपर में? इंग्लिश में था कंसिस्टेंसी ऑफ मार्क्स। कंसिस्टेंसी शब्द था, प्राप्तांकों की बारंबारता राइट आंसर था। और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि बहुत से ऐसे बच्चे, जो पहली बार हमने जब आंसर की जारी की थी ना रीट की, तो बहुत से बच्चे आए कि सर हमने तो ये किया है आपका गणना की समरूपता, और कुछ तो इतने मासूम थे उनको ये पता ही नहीं क्या होता है, इन्होंने निर्देशों की वस्तुनिष्ठता की और वो आपत्ति लगाते हुए घूम रहे थे। और जिनके लाखों फॉलोवर हैं वो उनको ये कह रहे थे कि हाँ आपका ये बोनस मिल जाएगा, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। आपको ध्यान रखना है कंसिस्टेंसी शब्द, विश्वसनीयता। नेक्स्ट 18th देखिए, उपचारात्मक शिक्षण उपयोगी है तेजी से सीखने वाले बालकों के लिए, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, सृजनात्मक बालकों के लिए। तो सही जवाब हो गया उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? स्लो लर्नर्स के लिए है, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए है। एक बात याद रखना, बहुत से बच्चों की परसों या द डे आफ्टर परसों परीक्षा है, 25 को एग्जाम है, तो वो भी सुन लें और बाकी लोग भी सुन लें। परीक्षा में याद रखना एक क्लू, चूंकि नेगेटिव मार्किंग है लेकिन फिर भी आपको देखना है कि आपको गेस भी करने हैं कुछ प्रश्न, ठीक है। और जहां मैं आपको बता चुका हूं, पिछली बार मैंने बताया था कि एक जैसे अगर दो ऑप्शन मिल गए तो दोनों को काट देना, वो कभी भी आंसर नहीं हो सकते। ओड वन आपका आंसर होगा। जैसे कहते हैं ना तुक्के लगाने वाली बात, तो तुक्के लगाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या बताते हैं, हम तो एक ही चीज़ बताते हैं कि केवल शब्दों को समझ लेना, कॉन्सेप्ट समझ लेना,
फिर कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती सिलेक्शन से। और साइकोलॉजी में जब पेडागोजी में आप इतना समझ रहे हैं तो बाकी तो कुछ नहीं है, ये जीके वीके तो एकदम नॉर्मल चीज़ है, इनमें तो आप कोई नंबर कटेगा ही नहीं, ये देखना आप। और इस बार आप बहुत आराम से जाना, इजी गोइंग जाना, क्योंकि सीटें काफ़ी हैं, बहुत आराम से हो जाएगा। फिर आना मेरे पास, 5,000 सीट आएंगी जब राजस्थान में सेकंड ग्रेड की, 3,000 फर्स्ट ग्रेड की, तब भी आप सिलेक्शन लेके जाओगे, क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन मुझे भी चाहिए आपका साथ, आपका सपोर्ट, क्योंकि मैं देख ही रहा हूँ ना, आप देख ही रहे हो ना कितना सपोर्ट आप कर रहे हैं। ओके, तो देखो, पहला ऑप्शन तेजी से सीखने वाले बालक और तीसरा ऑप्शन प्रतिभाशाली। तो तेजी से सीखने वाले भी वही होते हैं, रैपिड लर्नर, और प्रतिभाशाली भी वही होते हैं, और सृजनात्मक भी एक तरीके से उच्च बुद्धि वाले तो होते ही हैं। हालांकि एक लेवल के बाद सृजनात्मकता और हाई आईक्यू दोनों इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? इसका मतलब पहला तीसरा चौथा तो एक जैसे हैं, दूसरा अलग है। तो अगर आप इस प्रश्न को नहीं पढ़ते तो भी आप इस आंसर के साथ जाते, तो आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था, रोक नहीं सकता। बात समझ में आ गई आपको? चलिए नेक्स्ट, 19वां देखिए, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए कौन से परीक्षण डिजाइन किए जाते हैं? व्यक्तित्व परीक्षण, या बुद्धि परीक्षण, या उपलब्धि परीक्षण, या रचनात्मकता परीक्षण? तो ध्यान देना, विशेष कार्यक्रम यानी आपको कोई 4 घंटे पढ़ाया गया, उसके बाद आपका टेस्ट लिया गया, या आपको 6 महीने एक स्कूल में पढ़ाया गया, उसके बाद आपका टेस्ट लिया गया, तो फिर कौन सा परीक्षण होगा? तो वैसे भी अलग सा पता है आपको, व्यक्तित्व, बुद्धि, उपलब्धि, रचनात्मकता। सही जवाब होगा उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण यानी कोई विशेष कार्यक्रम किया तो उसमें आपने कितना सीखा, उसकी परफॉर्मेंस आप बताएंगे ना, आप क्या अचीव करते हैं उसमें आप ये बताएंगे, ठीक है ना। व्यक्तित्व का परीक्षण या बुद्धि के परीक्षण, तो ये तो लाइफ लॉन्ग, कोई कोई विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता कहाँ हुई। व्यक्तित्व आपका जैसा है वो परीक्षण बार बार किए जाएंगे, रिजल्ट आएंगे। बुद्धि आपकी कैसी है तो परीक्षण कभी भी किए जाएंगे, रिजल्ट आएंगे। क्रिएटिविटी आप में कैसी है, तो तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं मिलती हैं। उपलब्धि एक शॉर्ट टर्म की बात हो गई, तो विशेष प्रशिक्षण यहाँ पे आपको पकड़ना था, और ये परीक्षा में आया था जब बहुत से बच्चे करके आए थे, हमको बहुत मजा आया था। ओके नेक्स्ट, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? एक शुरुआत, अपने आप में एक अंत, एक शुरुआत व अंत, या फिर सभी? बहुत बढ़िया सा प्रश्न था, ध्यान देना। बाह्य प्रेरणा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन अंत की एक युक्ति है, तो आंतरिक प्रेरणा इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? सही जवाब है अपने आप में एक अंत, एन एंड इटसेल्फ। प्यारे बच्चों, हम आपको बता चुके हैं, बाह्य प्रेरणा वो है जिसमें कॉन्सिक्वेंसेस बाहर हो, परिणाम बाहर हो, कारण बाहर है, और आप मोटिवेटेड अंदर। अभिप्रेरणा अंतर्निहित शक्ति, अभिप्रेरणा आंतरिक शक्ति है। हालांकि अभिप्रेरणा बाह्य भी होती है, लेकिन अभिप्रेरणा आंतरिक शक्ति है, ये ध्यान रखना। तो अगर आप अंदर से कोई काम करना चाहते हैं लेकिन उसका कारण बाहर है या उसका रिजल्ट बाहर है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक बच्चा कठिन परिश्रम कर रहा है मेडिकल की परीक्षा में पास होने का, तो कारण बाहर है। इतने इतने मासूम बच्चे हैं कि उन्होंने ये कह दिया, सर हम तो मेडिकल के प्रवेश के लिए परीक्षा कर रहे हैं, तो उसको आंतरिक अभिप्रेरणा करके आए थे परीक्षा में। तो अब आप करके आए थे तो फिर आप हमारे बच्चे हो ही नहीं, हम क्या बताएं आपको। यानी कारण बाहर हुआ ना, आपका एडमिशन हो जाए एमबीबीएस में, इसलिए आप अंदर से पढ़ रहे हो। जैसे ही एमबीबीएस में एडमिशन हो गया तो आपकी वो मोटिवेशन बंद हो गई, तो ये शॉर्ट टर्म है, अच्छी बात नहीं है। पुरस्कार के लिए कोई काम करता है तो पुरस्कार मिल गया, मोटिवेशन बंद हो गई, ठीक है। साथ में दूसरी बात ध्यान रखना, अगर कोई इसलिए पढ़ता है कि उसको पढ़ने में आनंद आता है, मजा आता है, तो पढ़ना भी एक प्रोसेस है अंदर का, और आनंद आया ये भी अंदर का प्रोसेस है। तो दोनों ही चीजें इनेट हैं, दोनों चीजें अंदर हैं, अंदर ही अंदर मामला खत्म है। तो अपने आप में एक अंत आंतरिक प्रेरणा इसलिए है कि आंतरिक प्रेरणा में कारण बाहर होता ही नहीं है, अंदर ही होता है। तो आनंद आ रहा है, यानी वहां पे प्रोसेस ही रिजल्ट है। प्रोसेस ही क्या है? रिजल्ट है। पढ़ने में आनंद आता है इसलिए वो पढ़ रहा है, तो हमेशा पढ़ता जाएगा, उसको आनंद आएगा, ठीक है। और अपने आप एमबीबीएस में एडमिशन होते जाएंगे, अपने आप नौकरी मिलती जाएगी। इसलिए आंतरिक प्रेरणा ज़्यादा लंबी है, स्थायी है, ज़्यादा रिजल्ट देती है, सपने पूरे होते हैं। किससे? आंतरिक अप्रेरणा से। बाह्य अभिप्रेरणा बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं कभी ज़्यादा मोटिवेशन के चक्कर में नहीं पड़ता। और बच्चे मेरे को कहते हैं सर मोटिवेशन दीजिए, तो मोटिवेशन हम इसलिए नहीं देते कि मोटिवेशन लेने से सफलताएं बहुत दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन हेतु नियम, कानून व सिद्धांत प्रदान करता है, क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा, या दिमागी आरोग्यता, या अधिगम, या द्वंद्व? तो एक विज्ञान है, व्यवस्थित विज्ञान है, ठीक है,
जो खुद का वातावरण के साथ समायोजन की बात करता है, तो जहाँ भी समायोजन की बात आती है, व्यक्ति के स्वयं के वातावरण के साथ अनुकूलन की बात आती है, तो इसका मतलब हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं समायोजन वाला, और समायोजन वाला अच्छा काम हो रहा है, तो ध्यान रखना इसका सही जवाब होगा मेंटल हाइजीन। एक साइंस है मेंटल हाइजीन, इसको बोलते हैं दिमागी आरोग्यता। तो सही जवाब होगा दिमागी आरोग्यता। नेक्स्ट, अब ये प्रश्न आया था, मैं आपको फिर बताता हूँ कि हिंदी के जो शब्द आप देखते हो ना बार बार बदलते हैं। अब ये रीट में आया था, मेरे को एग्जैक्ट याद है, और वो बच्चे जब रीट से सिलेक्शन था, शायद 2013 की बात है, तो वो सोचिए आप, वो इसलिए रह गए कि उनको पता ही नहीं था इंग्लिश में। हमसे पढ़ने वाला हर बच्चा कंपनसेशन समझता है, क्षतिपूर्ति है। हमसे पढ़ने वाले हर बच्चे को पता है रेशनलाइजेशन औचित्यकरण है, युक्तिकरण है। हमसे पढ़ने वाला हर बच्चा जानता है रिग्रेशन प्रतिगमन है, और रिप्रेशन दमन है, सप्रेशन शमन है। तो याद रखना, इंग्लिश वाला टर्म परीक्षा में जरूर देखना। तो समायोजन तंत्र में व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक तार्किक आ गया, इसका मतलब ये रेशनलाइजेशन है, औचित्यकरण है, युक्तिकरण है। लेकिन यहां परिमेयकरण शब्द आ गया था, तो जिन बच्चों को रेशनलाइजेशन पता था, वो इसका आंसर करके आ गए और सिलेक्शन ले गए। आप समझते हैं कंपनसेशन क्या है? रिग्रेशन, पुराने दिनों में लौटना, बता चुका हूं मैं। मेरे पुराने वीडियोस हैं समायोजन के, और सारे देखना आप वहां पे जाके, अभी इतना टाइम नहीं है। तो इसका सही जवाब हो गया परिमेयकरण, 2 नंबर। लेकिन वास्तव में इंग्लिश में रेशनलाइजेशन आपको ध्यान रखना है। अब बोलिए, प्रतिकरण केवल आप हिंदी में पढ़ते हो, तो प्रतिकरण आपको कौन बताता है कि प्रतिकरण, और हो सकता है अगली बार कुछ और आ जाए। क्या प्रतिकरण आपका क्षतिपूर्ति है? या बात आपको पता है? नहीं है ना। अगर आपको वास्तव में नहीं पता थी, तो आप हमारी ये कंपनसेशन वाली बात मान लें, और नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और पुराने बच्चे हैं तो फिर क्या बोलूँ मैं आपको। 23, कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? देखिए फिर वही वाला क्लू आ जाएगा। तीव्र उत्सुकता, एक्यूट एंजाइटी, अपराध का जुनूनी विचार, ऑब्सेसिव थॉट ऑफ गिल्ट, बीमारी का डर, फियर ऑफ इलनेस, न्यूरोटिक भय व चिंता से मुक्ति, फ्री फ्रॉम न्यूरोटिक फियर एंड एंजाइटी। तो कौन सी समायोजन को बढ़ावा देती है? क्या बीमारी का डर से समायोजन को बढ़ावा मिलेगा? नहीं, ये तो खराब बात है। अपराध बार बार गिल्ट की बात जाती नहीं है दिमाग से, ये भी खराब बात है। तेज ईगरनेस, खराब बात है। लेकिन चिंता से मुक्ति तो अच्छी बात है। समायोजन अच्छा है कि खराब? अच्छा है। और अच्छी बात 4 में से एक ही है, बाकी 3 तो खराब हैं। इसका मतलब 3 एक जैसी है, ये ओड वन है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, 24, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए उपयुक्त व्यूह रचना क्या है? यानी मानसिक रूप से पिछड़े जो है ना, स्लो लर्नर, उनकी बात है। खुद अध्ययन के अवसर देना। क्या मानसिक रूप से पीड़ित बच्चे खुद पढ़ने में ज़्यादा सक्षम होते हैं? नहीं। लक्ष्य निर्धारित करने तो प्रोत्साहन करना? नहीं। बाहरी संसाधनों की ओर एक्स्ट्रा है वो तो कर लो पहले, बाहरी संसाधन तो बाद की बात है। मूर्त रूप में समझना मंद बुद्धि बच्चों की बात है, स्लो लर्नर की बात है, हम आपको बता चुके हैं। अमूर्त प्रतिभाशाली और मूर्त मंद बुद्धि, ये याद रखना, तो मूर्त रूप में समझना। नेक्स्ट, 25, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। वर्तनी वाचन गणना में कठिनाई, यानी ना पढ़ सकता ढंग से, ना लिख सकता ढंग से, ना कैलकुलेशन करता ढंग से। साथ में देखना, यानी डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया। साथ में क्या है? सामान्य बुद्धि, यानी उसकी इंटेलिजेंस एवरेज है। अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता, यानी ये भी एक तरीके से बुद्धि है, यानी आईक्यू लेवल उसका बेहतर है। लेकिन ये प्रॉब्लम्स हैं। ये किसकी विशेषता है? धीमी गति से सीखने वाले बालक। क्या धीमी गति से सीखने वाले और मंद बुद्धि बच्चों की आईक्यू लेवल अच्छा होता है? जवाब है नहीं। ठीक है। मानसिक रूप से पिछड़े बालक, 4 नंबर ऑप्शन देखिए। क्या मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की आईक्यू अच्छी होती है? नहीं होती। ठीक है। अब बचे औसत और अधिगम निर्योग्य बालक, तो आप आराम से क्लू समझते हो, ना पढ़ सकता ना लिख सकता, ये लर्निंग डिसेबिलिटी एलडी है। ये क्या है? एलडी है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। इसका सही जवाब है वर्तनी वाचन गणना में कठिनाई जिनको है, वो अधिगम निर्योग्य बालक हैं। क्या है? अधिगम निर्योग्य बालक हैं। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर आएगा। तीसरा ऑप्शन क्या आएगा? राइट, क्योंकि औसत बालक है, उसको तो कठिनाई नहीं आ रही, नहीं तो औसत होता ही नहीं। यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान देना। 2 चीजें, लर्निंग डिसेबिलिटी पहली बार किसने दी? तो याद रखना, एस ए क्रिक, सैमुअल ए क्रिक। एस ए क्रिक या सैमुअल ए क्रिक नाम याद रखना, अमेरिका के थे। इन्होंने 1963 में, कब? 1963 में इन्होंने पहली बार अधिगम निर्योग्यता टर्म, या लर्निंग डिसेबिलिटी एलडी, या लर्निंग डिफिकल्टी शब्द बताया। तो किसका नाम याद रखेंगे? सैमुअल ए क्रिक। नेक्स्ट,
मस्तिष्क की संरचना व कृत्यों में विभेद, यानी ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें हैं, केमिकल्स भी हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स भी हैं, और कृत्यों यानी मस्तिष्क क्या काम करता है ना, हेमिस्फीयर की बात है, राइट लेफ्ट हम बार बार कह चुके हैं, राइट क्रिएटिविटी और लेफ्ट में आपकी लैंग्वेज, एनालिटिकल एबिलिटीज़ और बहुत कुछ वर्बल। तो मस्तिष्क की संरचना और उसके कार्यों में अंतर हो जाता है, तो इससे क्या होता है, इससे तनाव होता है या पिछड़ापन होता है या डिसलेक्सिया होता है या कोई, माफ करें कोई नहीं, तो सही जवाब है डिसलेक्सिया। सही जवाब क्या है, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट, एफ एवं वी, दरअसल ये फे व वे है, ठीक है। एफ व वी, एम व एन, इन अक्षरों की ध्वनियों में, साउंड में अंतर, ध्वनियों में, इन अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम कठिनाई का कौन सा प्रकार है। अब ध्यान देना, अवधान स्मृति प्रत्यक्षीकरण, तो याद रखना अधिगम की कठिनाइयां जो हैं या अधिगम निर्योग्यता जो है, LD है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसमें क्या होता है, उसमें IQ लेवल ठीक रहता है, स्मार्ट रहते हैं, बाहर से पता नहीं लगता, ठीक है, लेकिन अंदर क्या होता है। अच्छा अच्छा, एक और ध्यान रखना, लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या अंधे, दिखता नहीं है वो, या सुन नहीं सकते, विजुअली इंपेयर्ड, या फिर हियरिंग लॉस वाले बच्चे शामिल होते हैं। जवाब है नहीं। LD में बौद्धिक रूप से अशक्त भी नहीं, LD में जिनको दिखता नहीं है वो भी नहीं, लर्निंग डिसेबिलिटी में जिनको सुनता नहीं है वो भी नहीं, क्योंकि वो तो शारीरिक दिव्यांगता है जिसके कारण से वो चीज़ों को ले ही नहीं पाते हैं। लेकिन वास्तव में क्या है, वास्तव में LD तो वो है जिसमें हम जो भी सूचना लेते हैं उसको रिसीव करने में और उसका प्रोसेसिंग करने में गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि दिमाग की संरचना तो कुछ और है और काम कुछ और करता है ना। जैसे जैसे हमारा ब्रेन, सारी सारी संवेदनाएं भी ब्रेन से जुड़ी हैं। देखने का काम है, तो जब देखता है ना वो, तो उसको दिखता है, तो वो उल्टी छवियां दिखती हैं, 6 को 9 देखता है, 9 को 6 देखता है, आपने देखा है ना। या लिखता है तो फिर ये जो लाइन है इनके बीच में लिखना है, तो वो यहाँ नहीं लिख पाता, क्योंकि उसका दिमाग की संरचना तो यहाँ देखने के लिए है, लेकिन वो लिखता है यहाँ है, ऊपर लिखता है, आगे वाले को पहले, पहले वाले को आगे लिखता है। ऐसे ही पढ़ता है, नीचे की मात्रा है उसको ऊपर देख लेता है, ऊपर वाले को नीचे देख लेता है। तो दिमाग का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो गया। और ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि वो ठीक तरीके से चीज़ों को समझ नहीं सकता, यहाँ पे प्रत्यक्षीकरण की प्रॉब्लम आती है। इसलिए याद रखना, एक शब्द लर्निंग डिसेबिलिटी में मेमोरी की बात नहीं है, अटेंशन और ध्यान की बात नहीं है, बल्कि परसेप्शन की बात है, प्रत्यक्षीकरण की बात है। क्योंकि आप याद करें, प्रत्यक्षीकरण ज्ञान की तृतीय सीढ़ी है, माफ करें द्वितीय सीढ़ी है, तृतीय तो संप्रत्यय है, प्रथम संवेदना है। तो संवेदनाएं तो होती हैं, उसमें इंफॉर्मेशंस आती हैं ब्रेन में, लेकिन प्रोसेसिंग में गड़बड़ होती है, इसलिए उसको समझ में नहीं आती। समझ में क्यों नहीं आती, वो समझ तो रहा है लेकिन 6 को 6 नहीं बल्कि 9 समझ रहा है, वो रकम को क्रम समझ रहा है, समझ रहा है, समझने की तो गलती है। तो प्रत्यक्षीकरण इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, फिर वो प्रश्न आ गया, देखो कितना आसान है। बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को ग्रहण करने की योग्यता होती है। तो अमूर्त वाली बात प्रतिभाशाली, मूर्त वाली बात मंदबुद्धि। तो प्रतिभाशाली इसका राइट आंसर होगा। अब आप देखिए, मैंने जो क्लू बताया वो कितना कारगर है। पिछड़े और मानसिक मन तो एक जैसे ही हैं, तो एक जैसे कभी भी आंसर नहीं हो सकते। प्रतिभाशाली अलग है, ये परीक्षा में आंसर होगा। अगर आप इस पे चलेंगे तो 2 4 5 प्रश्न आपके परीक्षा में वैसे ही सही हो जाएंगे। इंग्लिश वाले टर्म्स देखेंगे तो 2 4 5 वैसे से ही मिल जाएंगे, और हमसे कॉन्सेप्ट लिए तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं है, कमाल ही कमाल है। और बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, बहुत मज़े से परीक्षा दे के आना, गारंटी है सिलेक्शन मिलेगा। चलिए 29, कौन सा भावात्मक बाधा का उदाहरण नहीं है। भावात्मक, देखो एक एक चीज़ आती है इमोशनल डिस्टर्बेंस। कौन सी चीज़, इमोशनल डिस्टर्बेंस। तो इमोशनल डिस्टर्बेंस भी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, ठीक है। ADHD आपने सुना होगा, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, वो भी लर्निंग डिसेबिलिटी से अलग है। एक लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करें हम, तो इसके 3 एग्जाम्पल तो आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि ये एक अम्ब्रेला टर्म भी है, ठीक है ना। कौन कौन से, लिखने की कमी डिस्ग्रेफिया, लिखने में प्रॉब्लम डिस्ग्रेफिया हो गई। पढ़ने में प्रॉब्लम या वाचन में प्रॉब्लम डिसलेक्सिया हो गई। हालांकि डिसलेक्सिया अकेला जो है उसमें डिस्ग्राफिया भी शामिल है, ठीक है, पर मोटे तौर पे डिस्ग्राफिया या डिस्ग्रेफिया है लिखने में कठिनाई, डिसलेक्सिया है पढ़ने में कठिनाई, और डिसकैलकुलिया है गणना में कठिनाई। लेकिन एक टर्म और आती है इससे मिलती जुलती, आपने जरूर देखी होगी, और वो है डिस्पेक्सिया। एप्रेक्सिया या डिस्पेक्सिया पढ़ा होगा ऐसा, डिस्पेक्सिया। डिस्पेक्सिया दरअसल क्या है, डिस्पेक्सिया में हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, मोटर स्किल्स सही नहीं होते। डिस्पेक्सिया का जो शिकार है उसका ब्रेन, बोला ना ब्रेन के करते और उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है।
फंक्शन और स्ट्रक्चर दो चीज़ें समझते हैं ना, कृत्य मतलब फंक्शन, ब्रेन का फंक्शन, स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म याद है ना आपको, वुंट टीच नर स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म आपके एंजिल विलियम जेम्स। तो फंक्शन कैसे करता है और स्ट्रक्चर क्या है, दोनों में फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही। तो डिस्पेक्सिया में क्या होता है, दिमाग आदेश देता है कि दायां पाँव उठाओ, उठता है बायां, वो ठीक तरीके से डांस नहीं कर सकते। खास बात बताऊं आपको, ये एक दूसरे से मिली हुई भी है। जैसे आपने देखा होगा, डिस्ग्रेफिया में लिख नहीं सकता, इसका मतलब उसके फाइन मोटर स्किल्स काम नहीं कर रहे। तो वहां भी ब्रेन तो कोई और आदेश दे रहा है और वो कोई और दूसरा काम कर रहा है, उंगलियां दूसरा काम कर रही हैं। वैसे डिस्पेक्सिया की खास बात यह है कि इसमें लोकोमोटर स्किल्स, आपके जो जितने भी गामक कौशल हैं, बैठना, उठना, चलना फिरना, नाचना, भागना, दौड़ना, इवन लिखना, ये भी सही नहीं होते। इसलिए याद रखना दो बातें, डिस्पेक्सिया में गामक कौशल सही तरीके से काम नहीं करते, हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, शारीरिक प्रक्रियाएं सही नहीं होती, साथ में जो सूक्ष्म कौशल हैं जिनकी मैं बात कर रहा था ना, जो डिस्ग्रेफिया में भी हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। इसलिए बहुत बार ऐसा भी परीक्षा में आता है कि किससे लिखना, पढ़ना, गणना करना सभी जिसमें शामिल हैं, वो डिस्पेक्सिया है, वो डिसलेक्सिया भी है। तो ये एक दूसरे से मिली हुई बातें हैं, पर देखो कैसे ऑप्शंस आपको परीक्षा में पूछते हैं। ओके, तो डिस्ग्रेफिया लेखन लेखन संबंधी प्रॉब्लम, डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी प्रॉब्लम, डिसकैलकुलिया गणना संबंधी, मैथमेटिकल डिसेबिलिटी बोलते हैं इसको, प्रॉब्लम, और डिस्पेक्सिया गामक कौशलों संबंधी प्रॉब्लम, गामक विकारों संबंधी प्रॉब्लम, डिस्पेक्सिया हैंड आई कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम, और लिखने, पढ़ने, गणना करने सबको शामिल करते हैं, उसको भी डिस्पेक्सिया बोलते हैं। चलिए ये वाला सवाल देखिए, और इसमें पूछा गया है, कौन सा भावात्मक बाधा, इमोशनल डिस्टर्बेंस का एग्जाम्पल नहीं है? बाल अपराध, भगोड़ापन, कमजोरों को डराना, ओटिज्म। तो वैसे ही अलग सा आपको दिख रहा है, ओटिज्म इसका राइट आंसर होगा, जिसको हिंदी में स्वलीनता बोलते हैं। क्योंकि ओटिज्म दरअसल एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ओटिज्म दरअसल एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ओटिज्म दरअसल एक तंत्रिका विकार है। बाकी ये तीनों भावनाओं की बातें हैं, बाल अपराध भावनाओं, उसकी ऐसी भावनाएं हुई तो उसने अपराध कर दिया, कमजोरों को डराना और भगोड़ापन। ओटिज्म अलग है, ओटिज्म के बारे में ध्यान रखना, ओटिज्म की फुल फॉर्म एएसडी, शॉर्ट में एएसडी भी कहते हैं इसको, ओटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं ना। ओटिज्म के बारे में कोई प्रश्न आ सकता है, और बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, सुन लेना, नोट कर लेना इसको। ओटिज्म की हिस्ट्री अगर आप देखें तो सबसे पहले ओटिज्म शब्द का प्रयोग किसने किया, तो याद रखना 1911 में, एक नाम याद रखना, स्विस साइकेट्रिस्ट थे ब्यूलर। ब्यूलर का नाम याद है, जिन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया शब्द भी पहली बार दिया था, ब्यूलर। क्या नाम है इनका? ब्यूलर। जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की साइकोलॉजी की 11वीं 12वीं की बुक पढ़ी है, वो जरूर जानते होंगे ब्यूलर, कितने बार आया उसमें, परीक्षाओं में भी आ चुका है। तो ब्यूलर ने ही पहली बार स्किज़ोफ्रेनिया शब्द दिया था, और ब्यूलर ने ही पहली बार ओटिज्म शब्द दिया था। लेकिन ओटिज्म पॉपुलर हुआ 1943 में, जब एक ऑस्ट्रियन बोर्न यूएस साइकेट्रिस्ट, नाम आपने सुना होगा, उन्होंने इस पे काम किया, और वो थे लियो केनर। कौन थे? लियो केनर। तो लियो केनर ने इसकी व्याख्या की 1943 में। तो लियो केनर किसके साथ जुड़े हुए हैं? ओटिज्म के साथ। परीक्षा में ऐसा भी आ सकता है कि पहली बार ओटिज्म पे किसने काम किया? लियो केनर। ओटिज्म शब्द पहली बार किसने दिया? ब्यूलर, याद रखेंगे, ठीक है ना। और उस समय तक पता है, उस समय तक ओटिज्म को दरअसल ब्यूलर ने, जब मैं आपको बता चुका हूँ, स्किज़ोफ्रेनिया शब्द दिया और आपका ओटिज्म दिया, तो ब्यूलर ने ओटिज्म को चाइल्ड स्किज़ोफ्रेनिया ही बोला। फिर लियो केनर ने उसको थोड़ा और डिटेल में व्याख्या करी इसकी, कि साहब ओटिज्म एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा कम्युनिकेशन नहीं करता, दूसरों से आई कांटेक्ट नहीं करता, किसी खिलौने से खेलता है तो उसी ट्रेडिशनल तरीके से खेलता जाता है, गामक क्रियाओं को बार बार दोहराता है, ठीक है। और उसके साथ छोटी छोटी कोई बात, छोटा सा कोई बदलाव कर दिया किसी भी चीज़ में तो उसे सहन नहीं होता। तो ये बहुत सी उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए थे, विशेषताएं बताई थी, करेक्टरिस्टिक्स बताई थी ऑटिज्म की, लियो केनर। फिर एक DSM-4 आपको पता है, DSM पता है आपको? स्टैटिकल मैनुअल ऑफ डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो DSM दरअसल APA ने जारी करी थी, तो 50s में ये हुआ था। फिर कई बार DSM-4 1994 में भी आ गई थी, अभी तो 5 भी आ गई। तो DSM में ऑटिज्म को शामिल कर लिया, तब एक बड़ी घटना हुई थी। और इस बड़ी घटना के रूप में आपने कुछ कुछ नाम भी सुने होंगे। एक नाम आपने सुना होगा, हेंस एस्पर्जर। एस्पर्जर सिंड्रोम सुना है? एस्पर्जर, तो एस्पर्जर ने भी काम किया इस पे। और एक आपने रेट सिंड्रोम भी सुना होगा, उन्होंने भी काम किया, इन सब लोगों ने काम किया। लेकिन फिर बाद में इन्होंने कुछ अलग बातें बताई, इन्होंने कहा कि सब ओटिज्म अलग होता है, वो चीज़ अलग होती है, तो इनके कुछ अलग सिंड्रोम भी बन गए,
ठीक है, उन पे भी कभी चर्चा करूंगा, अभी तो शायद इस परीक्षा से पहले संभव नहीं है। वैसे हमारी बुक आपने पढ़ी है, पुरानी क्लासेस देखी हैं, तो आपको इनके बारे में पता भी होगा। तो कहीं ना कहीं एस्पर्जर की बात करें, रेट की बात करें, लियो केनर की बात करें और ब्यूलर की बात करें, ये सब ओटिज्म की हिस्ट्री से संबंधित हैं। हालांकि बाद में चीज़ें अलग हुई और बाद में ओटिज्म को डेवलपमेंटल डिसऑर्डर मान लिया और एक अम्ब्रेला टर्म बना दी जो ओटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से आज पूरी दुनिया में जानी जाती है। और एक ऐसा ये डिसऑर्डर है जिसमें 10 मिलियन से ज़्यादा बच्चे पीड़ित हैं इससे। ओके, छात्रों को 30वां प्रश्न देखिए, छात्रों में परीक्षा के भय को दूर करने के लिए कौन सा उचित है? प्यारे बच्चों, समझना किस तरह से आपको परीक्षा में आंसर्स देने हैं। मेरी यही रणनीति है। मेरे को कमेंट किया, सर रणनीति नहीं बताओगे क्या आप? तो मैंने कहा रणनीति मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो बस केवल कॉन्सेप्ट दूंगा। मैं तो ये बताऊंगा कैसे शब्दों से खेलना है, कैसे प्रश्नों को करना है, कैसे तुक्का लगाना है। बस आप इसके साथ करते जाएंगे तो आप टॉपर्स होंगे यार। तभी तो हमने बोला ना टॉप रैंक देंगे हम। क्या कौन रणनीति बताएगा आपको? क्या रणनीति? चलिए, छात्रों में परीक्षा के भय को दूर करने के लिए क्या ठीक है, मतलब आप चीज को अगर क्या लिखा है ये समझ गए तो वही रणनीति है सबसे बड़ी। चलिए, तो अभी भी टाइम में पुराने वीडियोस मेरे पड़े हैं, उनको देख लेना परीक्षा में जाने से पहले, ठीक है ना। रणनीति वाले वीडियोस बाद में देख लेना औरों के आके। परीक्षा के भय को दूर करने के लिए क्या ठीक है? चौथा ऑप्शन देखो, विभिन्न परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना करना। ये तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, टेंशन ही देती है एजेंसियां, देती है ना। कोलकाता से पेपर लीक होता है। वार्षिक व अर्धवार्षिक परीक्षाएं ये तो होती आ रही हैं, टेंशन देती हैं। विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन और कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। इस बात को समझे आप, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको शिफ्ट। मतलब अभी जो परीक्षाएं आपका जो सिस्टम चल रहा है उसको शिफ्ट कर दो आप टुवार्ड्स, कहां पे शिफ्ट कर दें? कम अवधि की परीक्षाओं में, यानी रोज ही परीक्षा हो जाए, सीसी चल गया जैसे, तो रोज ही परीक्षाएं होंगी तो फिर परीक्षाओं का भय तो कम होगा। तो कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण सही जवाब है। और वैसे भी विभिन्न चरणों, अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षाएं और विभिन्न परीक्षाएं, ये एक जैसे 3 ऑप्शन हो गए। 31, कौन सा निशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान है? 4 ऑप्शन है, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन, मुख्य धारा में डालकर मेन स्ट्रीमिंग, समाकलन इंटीग्रेशन, या कोई नहीं। तो बच्चों, निशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया सा प्रावधान है, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। आप बोलेंगे साहब क्या फर्क है समावेशी शिक्षा और बाकी चीज़ों में? तो देखो, मुख्य धारा में डालना, समाकलन करना, ये हो गया था इंटीग्रेटेड एजुकेशन में, हो गया था 1975 में, हो गया था 45 में, 74-5 में। यानी निशक्त बच्चे जो हैं उनको पहले अलग पढ़ाया जाता था, ठीक है, तो अलग स्कूलों में नहीं, उनको इन्हीं स्कूलों में इन्हीं बच्चों के साथ डाल दो। तो मुख्य धारा में डाल दिया गया, समाकलन इंटीग्रेशन इनके साथ इंटीग्रेशन कर दिया। लेकिन इससे भी बड़ी बात समावेशी शिक्षा है। क्या फर्क है उसमें? कि आपने मुख्य धारा में बाकी बच्चों के साथ दिव्यांग बालकों को डाल तो दिया, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हुआ, क्योंकि बाकी बच्चे तो आराम से देख सकते हैं, वो देख नहीं सकते। बाकी बच्चे तो आराम से भाग दौड़ कर सकते हैं, वो चल फिर ढंग से नहीं सकते। अगर कोई 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 वो है आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो, है ना। तो समाज इंटीग्रेशन और मुख्य धारा में डालने से फिर, हालांकि ये बात तो मान ली मनोवैज्ञानिकों की, सब अलग थलग आपने उनको पढ़ाया तो कैसे समाज के साथ वो कोप विद करेंगे, तो स्कूली एजुकेशन में दूसरे बच्चों के साथ डाल दो, ओके। लेकिन आपने उनके साथ न्याय कहाँ किया? आप तो एक ही लाठी से सबको हाँक रहे हो। समावेशी शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसमें आप उनको मुख्य धारा में भी रखोगे, लेकिन साथ में CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के अगर बच्चे आपके पास हैं तो उनकी स्पेशल एबिलिटीज का भी ध्यान रखोगे, क्योंकि उनकी स्टाइल अलग है, औरों की स्टाइल अलग है। इसलिए सबके साथ रखते हुए उनका ख्याल रखना एक टीचर के लिए चैलेंज है, और ये चैलेंज समावेशी शिक्षा में मिलता है। इसलिए निशक्त बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन महत्वपूर्ण है। इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट मेन स्ट्रीमिंग और इंटीग्रेशन से अलग है, क्योंकि इसमें इनका ख्याल भी रखा जाता है और साथ में भी रखा जाता है। नेक्स्ट, मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है बुद्धि लब्धि का 25 से 70 होना, बिल्कुल है ये तो। धीमी गति से सीखना, ये भी है। वातावरण से अनुकूलन में कठिनाई, ये भी है। अंतर व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना, ये नहीं है, तो ये इसका आंसर हो गया। यानी आपके इंटरपर्सनल रिलेशन, दूसरों के साथ संबंध कैसे हैं, अगर कमजोर हैं तो जरूरी थोड़ी आप मेंटली रिटार्डेड हो। प्रतिभाशाली बच्चे भी तो, आपके भी तो दूसरों से लड़ाई झगड़े होते हैं, तो लड़ाई झगड़े तो कोई भी कर सकता है। आपके संबंध दूसरों से अच्छे नहीं है, ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप मानसिक रूप से मंद है। तो बुद्धि लब्धि 70 से कम मानसिक मंद की विशेषता है, स्लो लर्नर विशेषता है, अनुकूलन में कठिनाई विशेषता है, लेकिन अंतर व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना मानसिक रूप से मंदता की निशानी नहीं है। लास्ट वन, आखिरी प्रश्न, वैयक्तिक विभिन्नता का देखो समझो आप चीजों को, वैयक्तिक विभिन्नता का जैविक कारक, आपको पता है जैविक क्या होता है? तो फिर ये सवाल ही आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। जैविक का मतलब बायोलॉजिकल है, हमारा खुद का शरीर, खुद का मन, खुद का दिमाग, ये जैविक होते हैं।
ये जब प्रश्न आया था ना, तो मैं क्या बोलूँ आपको, 10 लाख बच्चे अभी जो परीक्षा देने जा रहे हैं ना, उनमें से 9,90,000 लोगों को ये पता नहीं था जैविक कारक क्या होता है। और वो 3-3 बार, 4-4 बार लोगों की किताबें और उनके कोर्स पढ़ चुके थे, क्योंकि वो जो बताने वाले थे ना उनको, उनके आंसर भी क्या थे आपको पता है। तो जैविक कारक नहीं है व्यक्तिगत भिन्नता का, आनुवंशिकता, जन्मजात स्वभाव, अभिभावक बालक संबंध, शारीरिक स्वास्थ्य। सही जवाब है अभिभावक बालक संबंध, क्योंकि आनुवंशिकता खुद का शरीर, खुद का मन, सारी बातें। जन्मजात खुद का स्वभाव, खुद का मन हो गया, ठीक है। शारीरिक स्वास्थ्य खुद का स्वास्थ्य हो गया। तीनों बातें खुद की हैं, जैविक हैं। लेकिन अभिभावक, पेरेंट्स और बच्चे का जो संबंध है वो तो बाहर की बात है, ये तो वातावरण है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का जैविक कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर 3। बच्चों, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो मेरे को कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा आपको, और फिर मैं दूसरा वॉल्यूम इसका दे रहा हूँ जिसमें आपके सीसी होगा, जिसमें आपके मूल्यांकन की चीज़ें होंगी, एनआरटी, सीआरटी और बहुत सारी चीज़ें और भी बाकी हैं। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, शबा खैर।